सर बार बार जैसे मैंने नाम लिया SGCCI, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये SGCCI है क्या? 4 लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। 4 से 16 हुए, 16 से 160 हुए, ऐसा करके जी सब लोग मिलना शुरू किया जी। और तब जाके ये चेंबर ऑफ कॉमर्स जो आज है उसकी नींव 1940 में डाली गई। आज की जो ये यूथ है, ये जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं स्किल इतना नहीं डेवलप हो पाता है कि वो लोग कहीं अपने बारे में आगे सोचे या किसी में कनेक्ट करे, या एक कहीं ना कहीं डर रहता है। आप अगर टेक्सटाइल में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन आपका टेक्सटाइल का ABC अगर पता नहीं है तो जाके करोगे क्या? यस, चेंबर आपको वो रास्ता दिखाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिना जैन पॉडकास्ट। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान है जिनकी अचीवमेंट पर एक पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। ही इज द चेयरमैन ऑफ SPB, द इंग्लिश मीडियम कॉलेज, जो कि सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर है। ही इज कनेक्टेड विद द जीन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो एक सोशल वर्कर भी है और उन्होंने SGCCI को यानी कि साउथर्न गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अपने 36 साल दिए हैं, जहां उन्होंने कंसिस्टेंटली 4 सालों तक एज अ सेक्रेटरी पर काम किया है। एंड नाउ ही हैज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ SGCCI, a trainer, a life coach, founder of Channel Surat, dedicated to Page 3 magazine, and the founder of Institute of Individual Management. Please invite Mr. Nikhil Madrasi, the president of SGCCI Surat. Hello sir, how are you? Absolutely fine, Ina. Thank you very much for calling me. थैंक यू सो मच सर। एक बार तो सबसे पहले बहुत बहुत रियली आई एम ट्रूली ग्रेटफुल अबाउट इट सर। सबसे पहले तो मैंने आपको कॉल किया और एक बार में ही आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए हाँ कर दिया, तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। तो सर जैसा कि हम लोग हमारे पॉडकास्ट में एक थीम लेकर के चल रहे होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम हमारी ऑडियंस को जो एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है उससे हट करके हमारी ऑडियंस कुछ नई सीख पाए। बिल्कुल। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन या ऑडियंस के जो क्वेश्चन है उससे हम आपसे बहुत सारी सी सवालों के जवाब जो हमें आपसे मिले। So thank you so much sir for coming first of all, and now the first question is sir, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया जिसमें सर बार बार जैसे मैंने नाम लिया SGCCI, so मैं जहाँ तक मैं बहुत टाइम से मैं भी सूरत में हूँ और बहुत सारे मेरे जितने भी कनेक्टेड पीपल हैं उन लोगों को भी जब मैंने पूछा तो काफी लोग ऐसे हैं जो आज भी SGCCI के बारे में नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये SGCCI है क्या? हिना जी, वैसे तो ये तुमने आपने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा आश्चर्य की बात है जी सर कि आप या जो आप लोगों की बात करें वो SGCCI को नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते तो नहीं जानते, हम जानकारी दे देते हैं कि SGCCI क्या चीज है। जी सर। कई 4 महानुभाव उस जमाने में थे जिन्होंने ये सोचा कि 1940 की बात कर रहा हूं मैं। ओके। तो उनको लगा कि धंधा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संगठन होना जरूरी है, क्योंकि अगर धंधा और उद्योग में अगर कोई अवरोध रूप प्रश्न है, समस्या है और सरकार के पास अगर उसका समाधान हम चाहते हैं जी। उस समय तो हमारी इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो अंग्रेजी सल्तनत के सामने भी अगर कोई प्रश्न पूछना है जी, समस्या को रखना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा जी। और वो एकजुट होने की भावना से 4 लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। 4 से 16 हुए, 16 से 160 हुए, ऐसा करके जी। सब लोग मिलना शुरू किया जी। और तब जाके ये चेंबर ऑफ कॉमर्स जो आज है उसकी नींव 1940 में डाली गई थी। 1940। जैसे जैसे समय बीतता गया उस जमाने में जो लोगों की मैं बात करता हूँ वो सच्चे अर्थ में महाजन कहलाते थे। अब आप पूछोगे कि महाजन क्या होता है? महाजन ये होता है जिनका लोग सुनते हैं, जिनको लोग मानते हैं। उस जमाने में महाजन लोग किसी घरेलू समस्या के लिए भी कोई समाधान के लिए आता था ना, तो वो लोग वो समाधान करके देते थे। जैसे बताओ कि चलती फिरती कोर्ट उसको बोलते हैं, जो पैसे नहीं लेते थे जी। जो मुद्दत नहीं डालते थे जी। वो सिर्फ सीधा न्यायिक समाधान उनका दे देते थे, वो होते हैं महाजन। पंचायत टाइप। यस, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है। उसमें कोई सजा की जोगवाई नहीं है, सिर्फ सच क्या है वो सच के आधार पर न्याय देना जी। और वो महाजन का दूसरा काम था अच्छे काम के लिए लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करके जो स्वप्न है वो स्वप्न को मूर्तिमंत करना। और वो महाजन कभी भी पैसा मांगने में शर्म अनुभवते नहीं थे, क्योंकि उनका काम था
कि भाई हमने अगर कोई एक अच्छी इमारत करनी है, अब मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स की इमारत, और उसके लिए हमें चंदा चाहिए, तो वो महाजन झोली फैलाते थे, लोगों के पास पैसा मांगते थे। उनको ना सुनने की आदत थी। वो कभी भी ऐसा नहीं मानते कि भाई हम जाए और कोई ना कैसे बोले, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते थे कि ना कहना तुम्हारा काम है, क्योंकि पैसा तुम्हारा है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम समाज के महाजन है, तो हमारा काम में मांगना है, आपका फर्ज है देना है, अगर आप नहीं देते तो कोई बात नहीं। उनको ना सुनने की आदत थी और इसीलिए उनकी स्वीकृति बहुत बढ़ गई। और इसी से चलते बाद में तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अपनी सरकार बनी। अब जब सरकार बनी तो कानून बने तो नेचुरली जो कानून बनाने के समय पे जो तकलीफें थी, वो तकलीफ के लिए भी सरकार ये महाजन को पूछते थे कि भाई हमको उसमें से रास्ता दिखाओ जी। तो वो नींव इतनी बढ़ती गई, पक्की होती गई कि ये के बड़ा विराट स्वरूप धारण कर लिया। और एक ये आज की चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो बड़ा स्वरूप आप देख रहे हो जी, वो उस वक्त बहुत छोटा स्वरूप था। 1989 के करीब रजनीकांत भाई मारफतिया हमारे भूतपूर्व प्रमुख थे जी। वो रोटरी इंटरनेशनल के बड़े चाहने वाले हैं जी। और वो जानते थे कि पब्लिक रिलेशन किस तरह से करना। जो आपने पूछा ना कि लोग अभी नहीं जानते जी, उस वक्त तो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। हाँ। तो उन्होंने चेंबर को लोगों के सामने रखने की कोशिश की। ओके। और उस वक्त हमारे जैसे लोग वहां पर सिर्फ व्यवसायिक रूप में काम करने के लिए जाते थे। तो उन्होंने हम लोगों को भी वो मूवमेंट में साथ में ले लिया और उन्होंने बोला कि आपको चेंबर ज्वाइन करना है। हमने चेंबर ज्वाइन कर ली और आज 36 साल के बाद हम उसके प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मैनी कांग्रेचुलेशंस पहले तो ये जो चेंबर है जी, वो ये इस तरह से आगे बढ़ती है। अब जो आप बोल रहे हैं कि चेंबर क्या है, हाँ। चेंबर का काम है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सरकार के सामने प्रश्न रखना, उसका उकेल भी हम उनको सुझाव देते हैं जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न पूछना जी, जो भी समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है, ऑप्शंस वो भी रखते हैं। और चेंबर एक ऐसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका प्रेसिडेंट या उनका कोई भी उच्च पदाधिकारी विजिटिंग कार्ड लेके जाता है, कोई भी ऑफिस में देता है, चाहे वो गुजरात सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे वो सूरत की सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक सूरत महानगर पालिका, कलेक्टरेट, पुलिस कमिश्नर, यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उनको बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, आदर से बुलाते हैं जी। और उनसे पूछते हैं कि बताइए आपकी समस्या क्या है। समस्या सुनते हैं, हम सुझाव भी देते हैं। अगर सुझाव हम नहीं देते तो फिर वो लोग भी कोशिश करते हैं कि उनका सुझाव क्या होना चाहिए जी। इसके प्रति विचारों की आपले होती है जी। और इसके बाद जितना समाधान हो सके वो निकालने की हम लोग कोशिश करते थे जी। और आज भी कर रहे हैं। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी हुई। दूसरी एक्टिविटी ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया ना, इनके साथ साथ विकास की गति को तेज करना। अब एग्जाम्पल तौर पे पांडेसरा जीआईडीसी, पांडेसरा जीआईडीसी उस जमाने में करीबन मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की, तो क्या थी वहां पर? कुछ नहीं था। चाय पीना है तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, कैंटीन नहीं थी, रास्ते इतने खराब थे कि मॉनसून सीजन में वहां से आना जाना मुश्किल था। कभी भी पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड था ही नहीं जी। पोल्यूशन इतना बड़ा था कि आप अगर पांडेसरा में उड़ना में घुसो तो पूरा आकाश आपको ब्लैक 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 नजर आता था। गटर यानी कि ड्रेनेज की सिस्टम अच्छी नहीं थी, तो आप जहां पर भी जाओ कलर वाला पानी बहता था। तो ऐसी चीजों में चेंबर ने अच्छी स्कीम बना के जीआईडीसी को किस तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना चाहिए उनका सुझाव देने का काम हमने किया था। और तब जाकर आप जो अभी आज देख रहे हैं जी, पूरी इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूशन कम होता जा रहा है, ट्री प्लांटेशन ज्यादा होता जा रहा है, पक्के रास्ते बन रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो रहा है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। तो ये सब चेंबर की देन है
ऐसा मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। वेरी नाइस सर, बहुत दूसरा, बढ़िया। आप जो बोल रहे हैं ना कि पता नहीं है लोगों को चेंबर क्या है, वो हो सकता है शायद एक वर्ग जो शायद सीधा संपर्क में नहीं हो, क्योंकि शायद जो आप बात करें वो हिंदी भाषी बेल्ट में जितने भी लोग हैं वो बाद में सूरत में आए, लेकिन जो सूरत के ओरिजिनल लोग थे 1940 की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों में तो चेंबर खासा फेमस है और अब पूरे समाज के लिए ये आशीर्वाद रूप घटनाएं जी बनकर आगे आ रही हैं। जी एक साल में 300 सेमिनार या वर्कशॉप या कॉन्क्लेव करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये कॉन्क्लेव सेमिनार हम लोग क्यों करते हैं जी कि हमारा सूरत का, दक्षिण गुजरात का उद्योगपति किसी भी क्षेत्र में नॉलेज के बिना पीछे नहीं रहना चाहिए, और उसी की वजह से हम नॉलेज शेयरिंग पे ये प्रोग्राम करते हैं। एक पैसा किसी से लेते नहीं है, सिर्फ ज्ञान को बांटना जी ये हमारा काम है, जी और इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। जी आप सोच लो कि एक दिन में एक प्रोग्राम होता है, जी और अगर करीबन 100 से 125 लोग एक प्रोग्राम में जुड़ते हैं, ऐसे 300 प्रोग्राम अगर हम पूरे साल में करते हैं तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि उसमें सभी जो जुड़ते हैं वो हमारे मेंबर ही हैं, हमारे मेंबर्स नहीं भी है। मैं तो इस पॉडकास्ट के जरिए, आपके जरिए मैं लोगों को विनती करता हूँ कि व्हाई डोंट यू जॉइन SGCCI, Yes. you must join and take the advantage of the good activities and benefits of SGCCI. Sir, how many members are here? Right now we are 13,000 people, 4 से 13,000, ओहो और 150 से ज्यादा एसोसिएशन। ओके और अगर वो 150 से ज्यादा एसोसिएशन के मेंबरशिप की कैलकुलेशन करो ना, तो SGCCI 2 लाख लोगों तक पहुंचा हुआ है। और वो सूरत के ही में सीमित नहीं है, जी उमरगाम से लेकर भरूच तक जितने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उन सब के लिए SGCCI काम करती है। तो सर, जैसा आपने बताया कि ज्वाइन करना चाहिए, सर ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से आज की ये जनरेशन जो है वो SGCCI को ज्वाइन करे? यंग जनरेशन हो या जनरेशन पहले की हो, जी बेनिफिट लेना आपका काम है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वही इतना बेनिफिशियल है कि आप ज्वाइन हो गए तभी उसका बेनिफिट का पता चलेगा। जी। उसमें यंग या बूढ़े ऐसा कोई होता नहीं है, जी लेकिन एक जनरेशन की स्वीकृति कम होती जाती है, जी क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आज मैं हूँ और मेरा बेटा है, मेरा बेटा नए प्रवाहों के साथ काम करता है, जी मैं पुराने प्रवाहों के साथ काम करता हूँ, सही है और मैं यही मानता हूँ कि मैं ही सच हूँ। जी मैं मेरे बेटे को आगे सारी यही एडवाइस देता रहता हूँ, उसमें तुझे समझ में नहीं आएगा, जी मैंने बहुत सारी दिवाली देखी है, हाँ। बहुत पटाखे जलाए हैं, हाँ तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। एक स्प्रिंग उनके ऊपर हम लोग रखते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स आज ये सिखाती है फर्स्ट जनरेशन को कि भाई सेकंड जनरेशन को मौका दो। जी हम बार बार बोलते हैं जी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी में क्रांति आ रही है, वो टेक्नोलॉजी क्रांति को समझने के लिए उनको फ्री हैंड दो। जी और वो सेमिनार हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता चले कि टेक्नोलॉजी कितनी कहाँ तक आगे चल गई है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ गया है, सोशल मीडिया की क्या जरूरत है धंधे बिजनेस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो जो मैंने बचा, एक तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, सेमिनार के बारे में बताया, हम युवाओं को आकर्षित करने के लिए पूरे विश्व को एक करने जा रहे हैं, ओके क्योंकि इंटरनेशनलिज्म इज मेन थिंग। एग्जैक्टली पहले हम लोग लोकल बिजनेस करते थे, हाँ। अब नेशनल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू डू अ ग्लोबल बिजनेस बट एक्ट लोकली। मोदी जी क्या कहते हैं, जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी उनको बताना है, जी। ऐसे बनेगी। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। अब एक्सपोर्ट बढ़े तो देख लो, चीन ने हम पे टैरिफ डाल दिया, हाँ वो तो है, तो इट्स अ चैलेंज, इट इज अ रूटीन प्रोसेस, वो तो रोज आने वाला है। अभी BIS आएगा, QCO आएगा, तो क्या करोगे? चैलेंजेस आर देयर, लेकिन चेंबर लोगों को ये चैलेंजेस को किस तरह से इस पूरी में अवसर में परिवर्तित करने का काम कर रही है और वो सिखा रही है। जी हम इंटरनेशनल लेवल पे पूरे विश्व में जितनी कंट्रियां हैं वो देशों में हमारे भारतीयों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए हमारे देश में क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं।
ओके, और ये युवाओं को ग्रेट, यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्टिव करना है कि ग्रेट। देखो भाई, हमें यहाँ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चलो जल्दी से जुड़ जाते हैं, दैट्स रियली नाइस। क्योंकि हमारे संपर्क है। जी कॉन्सुलेट जनरल में जाके भी हम कहीं से भी विजिटिंग कार्ड दिखाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, जी वो लोग सूरत में आते हैं, मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, जी सर, और मैंने उनको देखा बताते है। हैं हाँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है? जो आपने बताया ना, उसमें एक और मैं एडिशन करना चाहता हूँ, दैट इज एग्जीबिशन। युवाओं को क्यों चैम्बर में दाखिल होना चाहिए, उसका एक ये जवाब भी है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि जब मार्केटिंग करते थे तो लोगों को लगता था कि उसका माल बिकता नहीं होगा ना, इसलिए वो मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मार्केटिंग इज मस्ट, ब्रांडिंग इज कंपल्सरी। ये भारत की कोई भी सबसे बड़ी के बड़ी कंपनी क्यों ना हो, जी उसको भी अपना ब्रांडिंग करना पड़ता है, अपने अस्तित्व का एहसास उनको सभी को देना पड़ता है कि मैं टाइगर अभी जिंदा हूँ। ट्रू। और एग्जीबिशन इसलिए हम करते हैं कि भाई पूरी जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है उनको सीधा मार्केट मिल जाता है, ना कोई बीच में एजेंट, ना कोई दलाल, ना कोई और हाँ, ये पब्लिसिटी का जी, माध्यम। बहुत अच्छी एग्जीबिशन में स्टॉल लगा दो, 30-40 हजार लोग 3 दिन में यहाँ आएंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे, मार्केट ऐसे ही हो जाएगा। जी सर। अब देखा हो, इतना बेनिफिट होने के बाद अगर आप नहीं बनोगे SGCCI के मेंबर तो गैर फायदा किसको है, मेरे को या उनको? डेफिनेटली सर, वो तो फायदा तो है जैसा कि आपने बताया, और मुझे भी काफी अच्छी चीजें जो आपसे जानने को मिली, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन इतना ज्यादा कनेक्टेड या इतना खुलकर के शायद हमने किसी से बात नहीं करी होती, जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट्स पता नहीं नहीं होते। होता। और एक और बेनिफिट मैंने कह रहा हूँ, यहाँ पर युवा उद्योगपति और महिला उद्योगपति के लिए भी, शासिकों के लिए भी एक बेनिफिट है। ओके, हम SBC चलाते हैं, यानी कि SGCCI बिजनेस कनेक्ट। यस, उसमें सिर्फ युवा उद्योगपति आते हैं अच्छा, और वो इंटरनल बिजनेस डेवलप करते हैं। अगर मुझे किसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कांटेक्ट नहीं है तो मैं मंच पर से बोलूंगा कि भाई मुझे ये कंपनी के साथ कनेक्ट करवाओ। तो 50, 60, 70, 100 लोग होंगे, किसी ना किसी का तो वहां पर कांटेक्ट होगा। वो बोले ठीक है, मैं आपको कनेक्ट करवा देता हूँ। वो कनेक्ट करवाता है, उनका बिजनेस वहां पर शुरू हो जाता है। दिस इज लाइक बिजनेस नेटवर्किंग। Yes, it is business networking only. Like BNI, your BNI, Patel Business Network और वोकल फॉर लोकल, ये सब जो होता है उसी का एक स्वरूप है। ऐसी हमारी WEC कमेटी है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स सेल, वो सिर्फ महिला शासिकों के लिए है और वहाँ महिला शासिकों अंदर अंदर एक दूसरे को बिजनेस देते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, हमारी एक महिला मेंबर है, उनका सिर्फ मुखवास का काम है, लेकिन WEC में जैसे ही वो एंटर हुई तो उसका मुखवास का जो काम था उसका टर्नओवर 20 टाइम्स विद इन 3 months बढ़ गया। ओके, क्योंकि मुखवास तो अच्छा ही था, हाँ। लेकिन वो मार्केट कहाँ करे, घर घर जाके थोड़ी वो बेच सकती थी। तो जैसे ही उनकी प्रोडक्ट फ्लोट हुई, सबने उनका ही खुद का मार्केटिंग शुरू कर दिया। अगर मैं आज वो मैडम के लिए कोई ना पूछता है ना कि यार मुखवास, अरे इससे ले लो, बहुत बढ़िया मुखवास है, हो गया उसका काम। तो ये WEC, ये SBC भी आपका बिजनेस का बढ़ावा करने के लिए बहुत काम में आता है। एक सिग्नेचर क्लब है, ओके, वो बड़े लोगों की क्लब है चेंबर में, जो प्लेटिनम मेंबर होते हैं, प्रीमियम मेंबर होते हैं, गोल्डन मेंबर होते हैं, वो उस एक मेंबरशिप की कैटेगरी है। चेंबर में लाइफ मेंबर होते हैं, पैटर्न मेंबर होते हैं, चीप पैटर्न होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम, प्रीमियम, इसके हिसाब से उसके रेट से। तो ये जो बड़े लोग होते हैं वो खुद अंदर अंदर मिलके जॉइंट वेंचर डेवलप करते हैं, ओके, फाइनेंस मैनेज करते हैं, किसी को बड़ी लोन चाहिए वहां से मैनेज हो जाती है, इन्वेस्टर्स मिल जाते इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। और अब तो हमने स्टार्टअप का भी बड़ा काम शुरू कर दिया है। स्टार्टअप एक्सपो अभी खत्म हुआ, जी तो स्टार्टअप एक्सपो में क्या था, लोग क्रेजी आइडिया लेके आते हैं, जी चेंबर वो क्रेजी आइडिया को स्वीकार करता है, जी, लोगों के सामने पेश करता है, इन्वेस्टर्स के बुलाते हैं कि भाई देख लिए ये भी यहाँ पर आ गई है, गंगा का पानी है, जिसको पीना है पी लो। जी जी, देखा मैंने वो। तो वो लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टर्स, उनको जहाँ पैसा रोकना है ऐसे लोगों को बुलाते हैं, और अगर इनके साथ बात करके अगर धंधा बढ़ता है तो मेरे ख्याल से इतना बेनिफिट है। अब आप सोच लो, लाइफ मेंबर है 15,000, 1,000 दाखिल भी और 18% GST,
18,880 रुपये में आपको इतना बेनिफिट कहाँ मिलेगा? डेफिनेटली सो, दैट्स रियली ग्रेट सर। बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं। मुझे जहां तक समझ आया ये WEC और SBC जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी आगे आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हुआ। वो वाला जनरेशन नहीं बचा है जहां पर मतलब आप ठीक है अपनी दुकान खोल करके इंतजार करो कि आपका क्लाइंट आएगा और आप इंतजार में रहो और उसी इंतजार में आप अपनी शॉप बंद करके बस चले जाओ। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से ना, खुद को निकलना पड़ेगा। एक लिमिट जो आपने 4 दीवारी बनाई है उससे बाहर निकल करके यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू इंक्लूड सम न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो थैंक यू सो मच सर। बट एक और चीज जो मुझे आपसे जाननी है कि ये ठीक है बाहर निकल रहा है, SBC में भी ज्वाइन करेंगे, ये WEC में भी लोग इंक्लूड होंगे, बट इन लोगों की जो स्किल पे हम लोग सोचते हैं कई बार कि आज की जो ये यूथ है, ये जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं स्किल इतना नहीं डेवलप हो पाता है कि वो लोग कहीं अपने बारे में आगे सोचे या किसी में कनेक्ट करे, या एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि यार। आपने बहुत अच्छी बात बताई। यस, SGCCI एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम चलाते हैं। वहाँ पर हमारा काम सिर्फ यही है कि हमारे एंटरप्रेन्योर की जो स्किल है उसको बढ़ावा दिया जाए जी। आप अगर टेक्सटाइल में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन आपका टेक्सटाइल का ABC अगर पता नहीं है तो जाके करोगे क्या? चेम्बर आपको वो रास्ता दिखाती है और हमारा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है A to Z ऑफ टेक्सटाइल। आप एक बार ज्वाइन कर लो। यान से शुरू होता है, कोई भी यान कपड़ा से, बनने के पहले उसको वीविंग करते हैं, उसमें से एक ग्रे कपड़ा बनता है, सफेद। हाँ, सफेद बनता है पूरा, या तो वही मतलब जो धागा जिस कलर का होता है उसमें से वो कपड़ा बनता है। बाद में वो डाइंग एंड प्रिंटिंग होने के लिए जाता है। फिर इसके ऊपर एडिशनली बहुत सारी चीजें, एम्ब्रॉयडरी, लेस, बॉर्डर, ये सब होता है। बाद में वो ट्रेडर्स के पास जाता है और वो ट्रेडर्स पूरे देश में या पूरे विश्व में अपना वो कपड़ा बेचता है। अब ये पूरी टेक्सटाइल चेन को समझना बहुत जरूरी है। चेम्बर आपको वो टेक्सटाइल चेन आपको समझाएगी जी। नंबर 2, उसके एक एक विषय को भी पकड़ लो। फैब्रिक प्रोसेसिंग किस तरह से होता है, गारमेंटिंग क्या होता है, उसमें किस तरह से आप एंटर हो सकते हैं, यान प्रिपरेटरी, यान किस तरह से समझ में आता है जी। ऐसे 12 से ज्यादा कोर्सेज हम चलाते हैं। Okay. और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, जी। इन्वेस्टर बनना है, हाँ। चेम्बर ये भी सिखाते हैं, उनके भी कोर्सेज होते हैं। चेम्बर आपको सॉफ्ट स्किल सिखाती है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, सेल्फ इमेज हो, ह्यूमन रिलेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप इन एक्शन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये सॉफ्ट स्किल ओके। आपको हम सिखाते हैं। Okay. और इसकी वजह से लोग डेवलप होते हैं इनसाइट्स। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है? हाँ। ये दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। ओके। एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आई एम ओके बट यू पीपल आर नॉट ओके, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ओके। उनको अगर ज्ञान देने की कोशिश करोगे तो वो बोलेंगे तू मेरे को कैसे ज्ञान देगा, मैं लोगों को ज्ञान बांटने का काम करता हूँ, तू क्या करेगा। अब ठीक है, ये उनकी सोच है। चेम्बर ये बताती है कि आप गलत कर रहे हैं। अब दूसरा स्टेप, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। अब वो बंदा प्रोग्रेस कैसे करेगा जब वो अपने आप में ही उनको आत्मविश्वास नहीं है जी। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि दुनिया में अभी कुछ बचा ही नहीं है। आई एम नॉट ओके, यू आर ऑल्सो नॉट ओके। ये अभी दुनिया में क्या जीने का। देखिए ट्रम्प ने क्या कर डाला, वहां पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाई हो रही है, यहाँ पर रशिया और जेलेंस्की युद्ध कर रहा है। ये बस दुनिया तो खत्म होने जा रही है। बैठे रहो भाई घर पे, कुछ ज्यादा काम मत करो। yes. और चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो चेम्बर पैदा करने की कोशिश करता है। वो ऐसा मान्यता रखता है कि आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके। अब ये ज्ञान चेम्बर प्रदान करने की कोशिश करते हैं ऐसे कोर्स के माध्यम से। okay. और वो जो हकारात्मक सोच आगे बढ़ रही है, इससे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। आप डेवलपमेंट तो देखिए जी। कहाँ का पहले का सूरत और आज का सूरत, कहाँ पहले का दक्षिण गुजरात और आज का दक्षिण गुजरात। अपॉर्चुनिटीज अनबिटेबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
कोई बंदा अगर काम करना चाहता है, वी आर द जीरो अनएम्प्लॉयमेंट सिटी, यहाँ कोई बेकार नहीं है। यस ऐसी कहाँ सिटी मिलेगी? जी और वो सिटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी और नो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी जॉब फेयर होते हैं ना, तो जॉब फेयर क्या होता है? अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉय करने के लिए। हाँ। ना, अब जॉब फेयर क्या होता है पता है? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आपको 15,000 में पगार मिल रहा है तो आप जॉब फेयर में ये कंपनियों को ढूंढिए जो 20,000 आपको कहाँ से दिला सकती है। 15,000 में क्या होगा? जी 20,000 वाला 30,000 ढूंढेगा। जी तो अभी जॉब फेयर में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं आता है, वो ऑलरेडी एंगेज होते हैं, वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आते हैं। ये सिचुएशन, इतनी बढ़िया सिचुएशन कहाँ मिलेगी? जी और सूरत एक ऐसा शहर है, जी 100% पानी की व्यवस्था। ऐसी कौन सी शहर होगी जिनको 24 आवर्स पानी मिलेगा? सूरत के रास्ते नमूनेदार है। जी कभी कभी खड्डे होते हैं, हाँ, अभी थोड़ा That is माहौल because ठीक of- ठीक है, लेकिन ये मेट्रो चल रहा है ये भी, हाँ, वरना इतनी बढ़िया सुविधा कहाँ पर है? जी 100% कवर ड्रेनेज। आज मुंबई में भी कवर ड्रेनेज नहीं है। अपने को पता ही नहीं, आपको ड्रेनेज के जी बीच जी क्या होता है? हाँ मुंबई में आपको देखिए देखा है। ओपन ड्रेनेज होती है, कलकत्ता में ओपन ड्रेनेज होती है, जी सूरत में नहीं है। हम्म, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बहुत कम जाता है, टॉरेंट जी। की चार्ज पर है। डीजीवीसीएल में भी ठीक है, लेकिन फिर भी आज बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छा काम है। और पावर नहीं जाता है। नहीं नहीं एक बार ग्रिड फेल हो गई तो पता चल गया सबको। जी तो ऐसे बार बार ग्रिड फेल नहीं होती है। जी जी देखा है ये। अपनी तापी नदी, इसका पानी सीधा भी आप पी सकते हैं, मतलब जो ट्रीटेड होकर अपने घर में आता है। फिर अपन सारा भले आरओ लगाओ, ये वो लगाओ, वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लगाते तो तापी नदी का पानी इतने पीने लायक है अपनी कॉर्पोरेशन की वजह से कि आप पी सकते हो। जी ये ड्राई स्टेट में, जी और मैं तो ड्राई स्टेट में दारूबंदी का हिमायती हूँ। ओके ये बहुत अच्छी बात है, हाँ क्योंकि दारू की वजह से पूरी समस्याओं का सर्जन शुरू होता है। जी सोशली भी इफेक्टेड होते हैं, जी फिनेंशियली भी खत्म हो जाते हैं। जी यहाँ पर घूमना फिरना, क्लब में जाओ, डिस्को में जाओ, पीने की बात मत करो, और एक थक के 2 घंटे के बाद आप निकल जाओगे, घर पे जाके सो जाते हैं। तो सोशली भी इतना अच्छा है, पैसा भी कम भी करता है। जी यहाँ तो करोड़पति को पैसा खरीदने के लिए कहाँ खर्चे, वो प्रश्न हो जाता है। जी इससे बढ़िया अच्छी परिस्थिति कहाँ हो सकती है? पैसा अपने घर में रहता है, बचत होती है, जी और बचत से काम बढ़ावा देता है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट लवेबल एंड लिवेबल सिटी City. ऑफ द होल कंट्री। यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस कहाँ है? कोई भी पॉलिटिकल आदमी यहाँ किसी डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से इतना अच्छे माहौल कैसे, कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी और लोग लड़ते झगड़ते नहीं है। यहाँ पर देखो अभी कोई अनरेस्ट नहीं है कामदार और मजदूर वर्ग में। हड़ताल कहाँ होती है अभी? भाई भाई समझ के निपटा लेते हैं वही अंदर अंदर। बिल्कुल और मारामारी कहाँ होती है? हाँ, जो होती है, जो बनती है, वो आउटस्कर्ट में बनते हैं, जहां से पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। उनका अनरेस्ट कभी कभी अंदर अंदर हो जाता है। जी तो मेरे ख्याल से एसजीसीसीआई जो काम कर रही है वो पूरे साउथ गुजरात में ये सब एक्टिविटी को बढ़ावा देके प्रशासन को अच्छी तरह से बैकअप करने में लगी हुई है। जी जहां जहां पर भी प्रशासन को हमारी जरूरत होती है, हम मजबूती से खड़ी रहते हैं। कोरोना में पूरे राज्य में जी ऑक्सीजन नहीं था। जी दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स द फर्स्ट चेंबर ऑफ द एंटायर स्टेट जिन्होंने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक डाली थी। ओके तो पूरे राज्य में ऑक्सीजन के लिए लोग दल दल भटक रहे थे। सूरत में सामने से चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑक्सीजन देती थी। ग्रेट ग्रेट ऐसे मेरे ख्याल से इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और क्या हो सकती है। दैट्स रियली ग्रेट सर। मतलब बहुत अच्छे आज आपने बताया है तो इतना समझ में आ रहा है कि अच्छा एसजीसीसीआई ने इतना काम किया है, क्योंकि हम लोगों को किसी को इतना आइडिया है नहीं। सो डेफिनेटली सर। आइडिया नहीं है तो मैं एक और बात भी बता देता जी हूँ। सर बिल्कुल। चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो सरसाना में जी प्रीमाइसिस है, जी सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर प्रीमाइसिस, जी सर 1,10,000 स्क्वायर मीटर जगह हमारे पास है। वी आर द रिचेस्ट चेंबर ऑफ द होल कंट्री। ओ और ग्रेट वो स्टेट गवर्नमेंट ने लीज पे हमें दी है, वाओ और इतने कम दाम में दी है कि उस वक्त हम उसमें खरीद कर रहे थे। हाँ हमारा जो डोम है वो जी। केंद्र सरकार की मदद से बना हुआ है। जी देखो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी जी सर राज्य सरकार इतनी जगह दे देता है, जी सर केंद्र सरकार डोम बनाने के लिए पैसा दे देती है। जी सर मैडम,
1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम भारत में कहीं पे नहीं है। हमारे पास प्लेटिनम हॉल है जिसकी 1200 की कैपेसिटी है, डिनर करने 1,000 लोग एक साथ बैठ हाँ, सकते हैं, जी सर, उसके बगल देखा में है। लॉन है और पूरा 7 मंजिलीय एसोसिएशन बिल्डिंग है। जी सर, देखा। एक ही बिल्डिंग में जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनकी ऑफिस है, जी सर। चेंबर की खुद की ऑफिस भी उसमें है और 7,200 स्क्वायर फीट के दो फ्लोर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास है। दैट्स वेरी ये नाइस। तो ये नए सिटी की बात कर रहा हूँ। जी। पुराने सिटी में हमारी 4 मंजिली इमारत है समृद्धि जी। नानपुरा में, ओके। और वहां पर ये हमारा एसडीसी से एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है। जी जी सर। जीएफआरसी ग्लोबल फैब्रिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर। हम पूरी एक लेबोरेटरी चलाते हैं। अगर आपको कोई टेस्टिंग करना है टेक्सटाइल के संदर्भ में तो आप नानपुरा जाके वो सैंपलिंग करने के लिए दे सकते हैं, हम उसका रिपोर्ट देते हैं। ओके। हम वी आर ऑथोराइज टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन Yes. COO, जिसको भी एक्सपोर्ट करना है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले जाना पड़ता है कंपलसरी। ओके। सरकार ने हमको रिकॉग्नाइज किया है, हम वो CO भी देते हैं। वाओ। अब देख लीजिए हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। जॉब पोर्टल चलाते हैं, अच्छी तरह से लोगों को जॉब दिलाते भी है, और Great. जिसको चाहिए उसको दिलाते हैं, और जिसको एम्प्लॉय चाहिए उसको हम एम्प्लॉय भी दे देते हैं। जो इतनी वेरिड एक्टिविटी है, जी। इसमें आप सबको जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। So now ये तो अब आपने बताया कि जो अभी चल रहा है या जो हुआ है, बट अब मैं जानना चाहूंगी कि एज अ प्रेसिडेंट अब आप जैसे साउदर्न गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जब आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो सर अब आपके दिमाग में भी कुछ तो आगे की नई कुछ ऐसी प्लानिंग्स होगी या नया कुछ आप जो सोच रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। टीना जी देखो, हर प्रेसिडेंट अगर नया सोचेगा जी। तो ड्रीम बदलते जाएंगे, ओके। ये गलत है। जी। क्योंकि एक एजेंडा अगर चल रहा है, वो नया प्रेसिडेंट आके वो एजेंडा को स्टॉप कर देगा और अपना एजेंडा डाल देगा, तो फिर वो जो एजेंडा चल रहा है उसका क्या होगा। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ओके। मैं जिनके जिनके भी ड्रीम्स जो थे उनको आगे बढ़ाने का, उसकी परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। नए ड्रीम्स तो बहुत होते हैं, जी। लेकिन पहले पुराने को खत्म तो करो, जी। बाद में नए की बात करते हैं। जी। हमारा एक बहुत सालों से सपना है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। हाँ, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी होती है उसमें हाँ, इतने इतने हाँ, कोर्सेज सिखाए जाते हैं। यस। हमने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है और हमारे सांसद मुकेश भाई दलाल ने भी ये बात की है जी। कि वी मस्ट हैव, बिकॉज वी आर द टेक्सटाइल सिटी। तो यहाँ पर पूरी पूर्ण समय की टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी चाहिए जिनमें टेक्सटाइल के क्लासेस चले। जी। और अभी क्या होता है कि टेक्सटाइल में लोग तो बहुत है, लेकिन स्किल्ड लोग अपने को चाहिए, जी। तो वो स्किल्ड लेबर चाहिए, जी। वो बनाने की फैक्ट्री यानी कि यूनिवर्सिटी। ये एक मेरा बड़ा ड्रीम है और रातों रात नहीं होगा, लेकिन उसको परिपूर्णता की दिशा में हम काम करने का प्रयत्न करेंगे। ओके। गारमेंट हब बनना चाहिए, क्योंकि गारमेंट इज नाउअडेज द मेन थिंग। जी। क्योंकि जब तक गारमेंट की इतनी डिमांड है, जी। क्योंकि कपड़ा तो बनता ही है, लेकिन अगर गारमेंटिंग की वजह से वो कपड़े में एक नई फील आती है, तो उनके लिए जितना भी हम कुछ करना चाहेंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक CFC करके एक शब्द है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिनमें मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिंग, लेकिन वो जी। टेस्टिंग बड़े पैमाने पे होना चाहिए ताकि किसी को भी बाहर जाना ना पड़े। ओके। थोड़े बहुत पैसा खर्च करो तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलना चाहिए। अगर इक्का दुक्का आदमी, वो मशीन कैसे खरीदेगा? जी। मशीन हमारे पास होगी, जी। लोग हमारे पास आएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे और उनको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट दिखा देंगे कि देखो भैया इसका ये रिजल्ट ये है। जी सर। तो ये एक CFC, हमारे पास जगह भी है, तो वो CFC अगर डालेंगे तो मेरे ख्याल से एक बड़ा परिवर्तन इंडस्ट्री में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। चैलेंजेस मेरे साल में बहुत आने वाली हैं, जी। क्योंकि BIS आने वाली है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हैवी मशीनरी पर ये BIS लगेगा। हाँ। यानी अब शायद जिस तरह से अगर सरकार मक्कम है, हमने कोशिश की है कि वो सरकार को हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन किया भी है और बिल्कुल डट कर करेंगे जी। कि भैया BIS को थोड़े 1-2 साल के लिए आप रुक जाओ। ओके। क्योंकि अगर BIS आ गई तो बाहरगांव से, मतलब विदेश से जितनी भी मशीनरी आती है वो स्टॉप हो जाएगी। ओके। क्योंकि चाइना से जितनी भी मशीनरी आती है वो BIS लेने वाले नहीं है, वो देश हमारा स्टैंडर्ड क्यों लेगा? बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली मशीनरी बंद हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर मशीनों की जरूरत है, वो कौन पूरा करेगा? जी।
हमारी इंडियन कंपनी मशीन बनाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी शायद इतनी नहीं हो सकती है। वो जब तक उनकी कैपेसिटी बढ़े तब तक उसको खुला रखना चाहिए ताकि उसको सीधा एंट्री मिल जाए, और बाद में जैसे अपनी कंपनी आत्मनिर्भर हो जाए तो नेचुरली वो स्टॉप हो जाएगा। एक ऐसी चैलेंज मेरे साल में आने वाली है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान हम किस तरह से निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट के सामने हमारे प्रश्न मक्कमता से रख तो जरूर सकते हैं। और हमारी दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इतनी जागृत है और वो समझते हैं, जानते हैं। हमारे भूपेंद्र भाई तो हमें सामने से बुलाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सर, कि भाई आइए, आपके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न हमें बताइए, हम उसका समाधान की कोशिश करेंगे, क्योंकि उद्योग है तो कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। और कितनी इंडस्ट्री है, पूरे गुजरात में सिर्फ इंडस्ट्री, सबके प्रश्न तो होंगे। सरकार का काम है उसका शुद्ध समाधान, और सरकार चिंतित है कि वो समाधान पे आ जाए। तो मेरे ख्याल से नया करने से जो पुराना है उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश मैं करूंगा। ओके सर, जैसे कि एक सवाल जो मेरे पास आते हैं बहुत सारे, ऐसे मैं एज ए काउंसलर, काफी ऐसे लोग टेक्सटाइल वाले, इंडस्ट्री वाले लोग भी मेरे सामने बैठते हैं, तो कई बार उन लोगों को बस रोता हुआ देखा है मैंने। मतलब रोते हुए आते हैं कि मैम हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम लोगों को लाइन चेंज करना है। तो ये जो शब्द वो यूज करते हैं कि हमें टेक्सटाइल में अभी इस वक्त मंदी चल रही है, तो सर ये कितना सच है कि टेक्सटाइल में सच में हमारे सूरत में मंदी है? देखो हिना जी, मंदी जो शब्द है ना जी, वो हमारे दिमाग की देन है। अगर मंदी है तो हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है जी, वो नवरात्रि में 10 दिन के लिए हम जो रेंट पे देते हैं जी, और वो बंदा हमको 2 करोड़ रुपया देता है जी, और वो 2 करोड़ के बाद वो 8 करोड़ रुपया और खर्च करके 10 करोड़ की नवरात्रि करते हैं। उसका पास लेने वाला कौन होता है? सूरत के ही लोग होते हैं। कहाँ आई मंदी जी? आप अभी जाओ पूरे चौटा बाजार, टेक्सटाइल मार्केट, पूरी सारोली के मार्केट देखो, एक बंदा फ्री नहीं बैठा है जी। वो तो क्या होता है कभी कभी कि थोड़ा टाइम, 15 दिन थोड़ा माहौल बिगड़ता है जी, थोड़ी खरीदी के लिए, परचेस करने के लोग कम आते हैं, तो मान लेते ये मंदी है, मंदी है, मंदी है। हाँ। मंदी जैसा कुछ होता नहीं है। हमारे कोई भी टेक्सटाइल वाले को पूछो कि भाई, वो बोलते हैं कि यार मंदी है, बहुत मजा नहीं आ रहा है। मैम पूछ रही थी अभी कितने मशीन है? बोले कि मेरे पास अभी सिर्फ 500 मशीन है। और वो रोता है। हाँ। तो 500 मशीन कैसे चलाता है? और अगर अगले साल वो वापस मिलता है कि भाई वो मंदी का क्या हुआ, फिर सब मशीन सब बेच दिया? नहीं सर, 50 और बढ़ा दिए, वो 550 हो गए, तो भाई मंदी कहाँ गई? okay. एक पीरियड होता है, एक दौरा होता है, मुनाफा कम होता है जी। घाटा तो कोई करता नहीं है, घाटा करेगा तो वो धंधा क्यों करेगा? तो मुनाफे में कटौती हो सकती है जी। लेकिन मंदी ये एक मानसिक परिस्थिति है, ऐसा होता नहीं है जी सर। और भाई मंदी में क्यों आप जाते हो? आप अपना जरिया नहीं बदलते हो, टेक्नोलॉजी को आप अपग्रेड नहीं करते हो। आप वही मशीन चलाओगे जो पुरानी सिर्फ शटल वाली मशीन है जी। उसमें ना तो डॉबी डालेंगे ना तो जेकार्ड डालेंगे जी। लेकिन अगर वो डाल दो, अब तो रेपियर का, जेट मशीन का पुराना युग आ गया जी। तो वो युग में आप जाओ जी, तो उसको आपको मंदी नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप ओवर एक्सपांशन करते हो, पैसा मार्केट से उठाते हो, लोन ज्यादा लेते हो और फिर वो मंदी ब्याज के बीच चक्र में फंस जाते हो, तो फिर आपको कौन बचाएगा? तो आपको मंदी की असर होने वाली है। लेकिन अपनी जितनी चद्दर है इतने पैर हम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपके पास ही एक और सॉल्यूशन है, एसबीसी ज्वाइन करो तो आपको वो भी समझ में आएगा, थोड़ा और अपॉर्चुनिटीज हो सकता है मिले। मंदी इसलिए है क्योंकि वो बस हर रोज जो कर रहे हो बस वही चीज करते जा रहे हो। अपग्रेड योरसेल्फ, नॉलेज को इंक्रीज करो, अपने टेक्निकल नोहाउ को जानने की कोशिश करो, सतत अभ्यास करो। हम लोग लोगों को विदेश में क्यों ले जाते हैं जी, एग्जीबिशंस में हम क्यों ले जाते हैं जी, चाइना की मशीनरी क्यों दिखाते हैं? बात है। मैं ईरान खुद जा रहा हूँ इस महीने के अंत में। अच्छा। अब बोलेगी ईरान जाके क्या करोगे? हाँ। अरे भाई, ईरान के जो क्षेत्र में ईरान ने प्रगति की है उनको जानकर उनके साथ किस तरह से बिजनेस बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़े जी। गुजराती में कहेवत है, जे फरे ते चरे। घूमते रहो, अभ्यास करो, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालो, पैसा कमाओ। एग्जैक्टली सर।
दैट्स ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज जो कि आज आपसे मिला है सर. इट्स ट्रूली ग्रेट. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुझे आपसे इतना सब कुछ जानने को मिला. और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस से भी एक लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो प्लीज. लास्ट मैसेज में हिना जी मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा. जी. एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जी. रिलायंस सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट क्या थी? रिलायंस की सबसे पहली प्रोडक्ट थी कपड़ा. तो उस समय जब उन्होंने ओनली विमल डाला था तो उस वक्त टाटा भी था, एस कुमार भी था, रेमंड भी था. और वो भाव जो रेट वो लोगों का था उनका भी यही रेट था. तो फिर नई प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? नेचुरली धीरूभाई ने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदें. तो उन्होंने ये सोचा कि कपड़ा बनता किससे है, किसमें से है? यान. तो उन्होंने यान की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी. तो एक तो जमीन ली, वो जमीन के भाव बढ़ते गए, वो फायदा हुआ. और यान बनाने से जो बीच का जो मुनाफा वो निकल गया, एजेंट और दलाल या ब्रोकर वाला वो निकल गया. तो उसकी कॉस्टिंग नीचे आ गई. लेकिन धीरूभाई थे, स्वप्न दृष्टा थे, उनको संतोष नहीं हुआ. उन्होंने ये सोचा यान किससे बनता है? वो चिप्स से बनता है. उन्होंने चिप्स की फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी. चिप्स. फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ. उन्होंने बोला यार चिप्स किससे बनती है, वो मैं कर लेता हूँ. अच्छा. तो चिप्स बनती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. ओके. तो पेट्रोलियम की उन्होंने रिफाइनरी डाल दी. अच्छा, सूरत और जामनगर. ओके. तो उसकी कॉस्टिंग और नीचे आ गई. ओके. फिर उन्होंने ये सोचा कि पेट्रोलियम किससे बनता है? तो बोलते हैं क्रूड से. लेकिन क्रूड ये मोनोपोली आइटम है सरकार की, वो एनजीसी बनाती है. तो सरकार ने बोला कि हम क्रूड आपको बनाने नहीं देंगे. लेकिन ये 4 स्टेप वो नीचे उतर गया. तो उसका जो मुनाफा था वो अधिक हो गया. तो उनका जो कॉस्टिंग था वो करीबन उनके हरीफ प्रतिद्वंदियों से 100 रुपया कम हो गया और विमल चल गया. इसको बोलते हैं हिना रिवर्स इंटीग्रेशन. ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल है, छोटे छोटे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये पूरा रिवर्स इंटीग्रेशन हुआ. हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा ऐसे जाते हैं. उन्होंने वहां से ऐसे जाना पसंद किया. बस मैसेज यही है कि कुछ अलग सोचो. कर लो दुनिया मुट्ठी में. मेरे ख्याल से दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर.